ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश विदेश में साहित्य, कला, संस्कृति और विमर्श के लिए कार्य कर रही है। और हमारे बीच में मेरी सहयोगी और इस संस्था की फाउंडर प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी भी मौजूद हैं, जुड़ गई हैं। इनका हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन और नीदरलैंड में भारतीय दूतावास कला और संस्कृति के लिए पुष्पिता जी के निर्देशन में कार्य करने जा रहा है। यह संस्था मुख्यतः आप देख रहे होंगे कि देश में सब तरफ अच्छे साहित्य का, अच्छी पुस्तकों का, अच्छे विचारों का परस्पर विनिमय रुक सा गया है। हम मोहताज हो गए हैं यूट्यूब या फेसबुक की, कि जो फेसबुक पे आ गया वो ठीक, और नतीजतन हम ये नहीं जानते कि हैकर्स हों या मैनिपुलेटेड पोस्ट हों, इसके माध्यम से हम भारतीयों को या किसी भी सीधे साधे व्यक्ति को गुमराह किया जाता है। और फेक न्यूज से लेकर के हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनने वाली कई चीजें यहां डाल दी जाती है। एक बात। दूसरी बात, इन सब के बीच में जो संवेदनाएं हैं, साहित्य है, जो साहित्य हमारे प्राणों का, हमारे जीवन का आधार है, वो कहीं छूट सा चला जाता है। अच्छी कविताएं, अच्छी गजलें, अच्छी कहानियां, अच्छे यात्रा संस्मरण, अच्छे उपन्यास, अच्छी आलोचना, अच्छी समीक्षाएं हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरती। मन व्याकुल तो होता है पढ़ने के लिए, पर उपना मिल नहीं पाता। तो भारतीय लेखक संघ का ये अंतर्राष्ट्रीय मंच इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको मध्य में या आखिर में दूंगा कि इस मंच के माध्यम से हम कुछ नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी अनाउंस करने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाएंगे देश और विदेश के लोगों को, जेन्युइनली उनकी लोकप्रियता के आधार। इसके अलावा मित्रों, मैं आज के विषय पे आता हूं। हम अक्सर संगोष्ठियां देखते हैं इसमें 25 कवि हैं और 25 ही श्रोता हैं, यानी एक कवि को अपनी कविताएं सुनाने के लिए 24 कवियों की कविताएं सुननी पड़ती, और वो आपस में ही तू मेरी सुन मैं तेरी सुनूं, ये सुन करके अपने साहित्यिक या कवि कर्म की इतिश्री कर लेते। मेरी निगाह में ये एक बहुत बचकाना प्रयास है। आप अगर अपनी कविता सुनाना चाहते हैं तो आपके पास उस कविता का विशाल कैनवस, नई विषय वस्तु और सीधे वो जन मानस में पैठ बनाए, उद्दीपित करे, ये होना चाहिए। अक्सर ये नहीं होता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका कोलकाता हो, चाहे हमारा जयपुर हो या अजमेर। परिणामतः क्या होता है, हम एक सीमित दायरे में, लोकल दायरे में, बहुत छोटे से दायरे में सिमट के रह जाते हैं, और जो अथाह विराट संभावनाएं कुछ लोगों के अंदर होती हैं वो सिमट जाती हैं, वो निखर नहीं पाती। वो बेचारा संकोचवश उन्हीं दायरे में कैद होकर रह जाता है कि जब बाकी 23 कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहूं, मैं भी वही कविताएं तो सुना देता हूं। तो भारतीय लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मंच ये प्रयास करता है कि आपको एक विराट कैनवस में एक बड़े स्तर पर सुना जाए, और साथ में अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आएंगे, फेसबुक पे लाइव जा रहा है, तो साथ में आपको आपकी कविताओं पर, आपके विचारों पर प्रतिक्रिया भी मिलती रहे, और भविष्य में एक पुस्तक भी इसके ऊपर निकाली जाए। ये हमारा प्रयास। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूं कि केवल कविताएं क्यों हो या कहानियां ही कहानियां क्यों हो, विमर्श क्यों नहीं हो, विचार विनिमय क्यों नहीं। यानी हम अलग अलग देशों से, यहाँ पर 2 देशों के मैं लोग जुड़े हुए देख रहा हूं, नीदरलैंड के लोग हैं और यूके इंग्लैंड के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ फेसबुक पर भी मैं देख पा रहा हूं। तो यहाँ पर हमने ये सोचा कि ऐसा मंच तैयार किया जाए जो अच्छे कवि उसमें कविताएं पढ़ें,
और जो कवि के साथ साथ हमारे अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, पुष्पिता अवस्थी जी हैं, ये अपने विषय के ऊपर विचार रखें। उन विचारों से, उन बौद्धिकता से हमारा मस्तिष्क, हमारा दिल उर्वर होता है, समृद्ध होता है, एनरिच होता है। इस उद्देश्य के तहत ये विशिष्ट गोष्ठी का ये पहला चरण है और संभवतः हम अभी इसे हर महीने में एक बार करेंगे और हर बार जानी मानी कुछ हस्तियां हमारे बीच में होंगी। और संभव हुआ तो पश्चिम बंगाल के, अब मैं नाम बता दिया है, तो वहां के शिक्षा मंत्री खुद बहुत बड़े लेखक रंगकर्मी हैं, वो भी कभी हमारे बीच में आए, मेरे अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं। तो इन सब दायरों के बीच में, और उनको अभी व्रात्य बसु उनका नाम है, उनको अभी अभी साहित्य अकादमी का बंगला भाषा में पुरस्कार मिला है। तो ये एक बिग अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि। तो मित्रों, मैं विषय पर आ रहा हूं अतिथियों का स्वागत करते हुए कि हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र, ये एक विषय है। और कविताएं आज की, यकीन जानिए 26 जनवरी कल है, हम उसकी पूर्व संध्या पर हैं, तो कई सारी कविताएं 26 जनवरी की नहीं होंगी। कविताएं विविध विषयों की होंगी। जो भी प्रकृति है, प्रेम है, इश्क है, मौसम है, इस पर कविताएं होंगी। ये बड़ा रिवाज सा बन गया कि जब जैसा हुआ कविताएं वैसी हो गई, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये एक नए विचारों का मंच है। तो मैं बता रहा था विमर्श में, हमारा गणतंत्र और हमारा लोकतंत्र, इसमें हम भारतीय हैं, बहुत सीधे साधे हैं, हम अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, शून्य मानते हैं और ये सोचते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई हैसियत। और ये सोचकर लोकतंत्र के, गणतंत्र के हम इतने बड़े पहरुआ अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते, और जब बच जाते हैं तो उस स्थिति में स्वाभाविक है लोकतंत्र में हमारा योगदान केवल और केवल 5 साल में वोट डालने का रहे। आप रोज अखबार देखते हैं, सोशल साइट्स देखते हैं, हम अधिकारों की डिमांड तो बहुत करते हैं। पेट्रोल सस्ता कर दीजिए। मान लीजिए पेट्रोल 20 रुपए सस्ता हो जाता, 90 रुपए, 80 रुपए हो जाता और कोवैक्सीन लगवाने के आपको 2-2 हजार रुपए देने पड़ते, तो गरीब आदमी कहां जाता? तो ये समझिए, पेट्रोल की थोड़ी कीमत बढ़ाने से यदि 90% गरीबों को फ्री में वैक्सीन मिल गई और आपको भी मिल गई तो क्या हर्ज है? ये हम नहीं सोचते। हम अपना अधिकार तो लेना जानते हैं, सफाई होनी चाहिए, नेता ईमानदार होने चाहिए, देश मजबूत भी होना चाहिए, फौजें सीमाओं पर डटी भी रहें। अभी आप देख रहे हैं मित्रों कि आपके आसपास भारत के लगभग हर शहर में शीत लहर चल रही, हड्डियों को गलाने वाली सर्दी चल रही। इससे 8 गुना सर्दी में गलवान एरिया, चीन वाला बेल्ट, तिब्बत वाला बेल्ट, पाकिस्तान बॉर्डर और हमारे राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जहां पर पानी आप निकालो कप में, पानी बर्फ बन जाता है, उस बॉर्डर पे हमारे जवान डटे हुए। ऐसे माहौल में, ऐसे समय में हम ये सब चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारा योगदान क्या है? ये आज एक बहस का मुद्दा भी रहेगा। पुष्पिता जी और राजेंद्र गुप्ता ये जुड़ेंगे, वो इस पर बोलेंगे। गुप्ता जी अभी शूटिंग में व्यस्त हैं, शूटिंग के बीच में से ही वो हमारे मध्य आएंगे। तो इसमें हमारा योगदान क्या है, हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब तो एक आम व्यक्ति जो अपनी नौकरी करता है, घर आता है। कई बार कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी चतुराई से कहते थे पढ़ाइए, कारपेंटरी कर रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसा नहीं, ये तो लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं। ये सोचना होगा, मैं जवाब हर चीज का नहीं दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। अक्सर हम कुछ नहीं करते, हम एक पत्ता भी हिलाने की जरूरत पड़ जाए खुद से तो उसको किराए लग जाते हैं, और सरकार से हम बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करते हैं,
और कोई भी हमें भड़का दे, उकसा दे, तो भीड़ का हिस्सा बनने को सदैव तैयार है। लोकतंत्र के लिए भीड़ का हिस्सा बनने वाली, भड़काने में आने वाली बहुत खतरनाक। लोकतंत्र दरअसल अपने सोच विचार से विकल्पों के साथ चलना चाहिए। हमारे राजस्थान में परंपरा रही है, कुछ शहरों में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जहां पर, और यूपी में भी रही है, अभी देखा था मैं कन्नौज में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, कि जो एमएलए पद के प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको एक कॉमन डिबेट में टाउन हॉल के अंदर शहर के प्रमुख स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और वहां तीनों जो भी प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या आप हो, उन सबके उम्मीदवार सामने मंच पे खड़े होते हैं और उनसे एंकर जो है बहस करता है, मुद्दों पर चर्चा होती है और जनता, ऑडियंस उनके विचार जानती है कि वो इस बिंदु पर क्या विचार रखती हैं पार्टियां, और तब स्वतंत्र होता है मतदाता अपना मन बनाने के लिए अपना वोट किसको देना ही देना। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन हम देखते हो क्या रहा है, हो के भाव में फला जाति का उम्मीदवार है उसको वोट डाल दो, फला उस पार्टी का है उसको वोट डाल दो, मैं इस पार्टी को, तुम इसी को वोट दूंगा, चाहे कैंडिडेट चोर तेरा डकैत क्यों ना हो। ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं। हम जन्म से किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं और आगे भी होना नहीं चाहिए। जो योग्य है हमें उसको चुनना चाहिए, ये लोकतंत्र की पहचान। अंतिम बात कहकर के फिर मैं कवियों को बुलाना चाहूंगा रितु जी के माध्यम से, कि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि जाति प्रथा का निर्मूलन करना है, और चुनाव के वक्त देखें जो सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो हर अखबार में देखें कि फला जाति के वोट इतने प्रतिशत, कुर्मी के वोट इतने प्रतिशत, जाटों के इतने प्रतिशत, ये इतने प्रतिशत, यानी वो खुद अखबार वाले, मीडिया वाले और चैनल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, ये दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में ये जाति के उम्मीदवार हैं और इस जाति को उम्मीदवार खड़ा किया है तो ये जाति इसको वोट दी। मीटिंग चल रही है। ये इससे बड़ा भद्दा और खराब मजाक क्या होगा लोकतंत्र पे, कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है और जाति पाति को, एक आध पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, अन्यथा ज्यादातर पॉलिटिशियन जाति का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनको सब समाज के वोट चाहिए हो। ये मीडिया जो है इस खाई को और चौड़ी कर उभारता है। उससे होता क्या है कि भारत की जो 75% 75% अबोध जनता है, वो ये समझती है मेरी जाति का, मेरी जाति, मेरी जाति, मेरी जाति, और वो जाति में बढ़ जाती इन चुनावों की वजह से, और मैं कहूंगा मीडिया की वजह से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मीडिया जाति के बारे में ना लिखे, कैंडिडेट के बारे में, उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखे, और कैंडिडेट किसी भी जाति का हो तो उसकी जाति कहीं नहीं आए, और ना कभी भी ये वक्त आए कि भाई इतने प्रतिशत ये धर्म के लोग हैं, इतने % ये धर्म के लोग। क्यों होना चाहिए? स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले को वोट मिलना चाहिए। इस विषय पर ही हम आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर दोहरा दूं, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंच में आप सभी का स्वागत है। कविताएं, गजलों का, मुक्तकों का हम आनंद लेंगे, और विषय की कोई बाउंडेशन नहीं है। दो कविताएं हमारे अतिथि को सुनानी है, कवियों को, और आपके ऊपर है आप कैसे सुनाते हैं, कितना अच्छा बढ़िया सुनते हैं, विषय आपके ऊपर है। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी विषय पर आप कविताएं सुना सकते। मैं आप सभी का, विशेषकर मेरे सहयोगी सुमित का, और हमारी अतिथि नीदरलैंड से जुड़ी पुष्पिता अवस्थी जी का, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी मुकेश बांगड़ी डॉक्टर जी का, और मेरी बड़ी बहन, मेरी बहन समान रेनू हुसैन जी मेरे बीच में, हमारे बीच में,
और प्रेमा झा मुंबई से हमारे बीच में है, जो बैंक में काम भी करती हैं, अभिनय भी करती हैं, कविताएं भी करती हैं। और साथ में राजेंद्र गुप्ता जी जो कुछ देर बाद हमारे बीच में आएंगे, और संचालन करने जा रही ऋतु माथुर जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, आपका अथक परिश्रम ही है जो इस प्रकार के आयोजन संभव हो पाते हैं।